करते हुए हम ये आज का सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस खुशनुमा शाम में, विशेष इस परिसर में, आप सबकी यात्रा की थकन मिट चुकी है। यहां सुखद शांति के प्रवाह ने, खुशी ने, एक शक्ति भरे वातावरण ने आप सबको अपनत्व देकर बांध सा लिया है, ऐसा चेहरों से ही प्रतीत होता है। तो आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं पहले मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं आज के सत्र के विद्वानजनों को। सर्वप्रथम आमंत्रण दे रही हूं भ्राता ओम प्रकाश जी को, जो कि इस मीडिया प्रभाग के चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ आमंत्रण दे रही हूं भ्राता करुणा जी को, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को, एवं बहन इंदिरा कृष्णा कुमार जी को, भ्राता शांतनु जी को। आप सब मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही हमारे मेहमानों का, चूंकि आप मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं, तो आप मंच पर पधार कर हमें उत्साह प्रदान करें। भ्राता ओम प्रकाश जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, बहन इंदिरा जी, भ्राता करुणा जी, शांतनु जी, और हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से सबका अभिनंदन करते रहेंगे। हमारी ये करतल ध्वनि सतत चलती रहे। कितना आह्लादित हो जाता है जब हम प्यार से, स्नेह से सबको निमंत्रण देते हुए करतल ध्वनि बजाते हैं। ये बजाते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहा जाता है प्रभु स्मृति वो माध्यम है जिसके द्वारा अनेक प्राप्तियां की जा सकती हैं और जीवन को तनाव से मुक्त किया जा सकता है। तो आइए आध्यात्म की इस पद्धति को अपनाते हुए प्रभु स्मृति के माध्यम से आज का ये खुशनुमा शाम का सत्र प्रारंभ करें। वेल बिगिन इज हाफ डन।
शांति शांति। हमारे मध्य राजयोगिनी बहन मोहिनी बहन जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बहनों से अनुरोध करने जा रही हूं कि पुष्प गुच्छ एवं बैजेस के माध्यम से मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का अभिनंदन करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें, स्वागत की ये कड़ी तो ऐसी होती है जो सतत चलती रहे तो बहुत प्यारी लगती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य छोटी सी बालिका निधि, जिसके पांव भी जमीन पर नहीं ठहर पा रहे हैं, जो अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से अभिनंदन करने के लिए तैयार है, मैं उनसे अनुरोध करने जा रही हूं, मंच पर आए, नृत्य प्रस्तुत करें। वो छोटी सी बालिका सेंट्रल स्कूल की छात्रा है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वो नन्ही बालिका टॉपर्स में से है। तो मेरा स्नेहपूर्ण अभिनंदन निधि को है। जैसे फूलों में है सुगंध, जैसे बादल में है पानी, दिखे नहीं दुनिया वालों को भगवद शक्ति सुहानी। मरे रे पा पा मा गा मा गा मा रे सा रे सा। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम।
हुकुम लगाए हम। एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम। भाल पर आनंद का कुमकुम लगाए हम। एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम। नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान। नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम। दिव्य गुण के फूलों का लाए हम उपहार। भावना की सुगंध को आप करें स्वीकार। दिव्य गुण के फूलों का लाए हम उपहार। भावना की सुगंध को आप करें स्वीकार। परम पिता दे हम सबको कल्याण का वरदान। परम पिता दे हम सबको कल्याण का वरदान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी निधि, बहुत सुंदर। आप पिछले 2 वर्षों से संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और अपने कार्यक्रम बराबर देती रहती हैं। और अब आगे बढ़ते हुए फूलों से अभिनंदन, फिर नृत्य द्वारा अभिनंदन, अब बारी है वाणी द्वारा अभिनंदन की। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करने जा रही हूं भ्राता ओम प्रकाश जी को। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कुशल प्रशासक हैं, जिनके निर्देशन में लगभग 600 के करीब सेवा केंद्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सब जगह कार्यरत हैं। आप अनेकों के प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके निर्देशन में दिव्य कन्या छात्रावास कार्यरत है और आज के सेमिनार में सबसे गहरा संबंध आपसे है, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ओम शांति चैनल्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं। आपने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। अब आपके सभी के बीच मैं ज़्यादा बाधा न बनते हुए आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता ओम प्रकाश जी को करतल ध्वनि के साथ साथ। परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी, आदरणीय
डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, आदरणीय इंदिरा कृष्णा कुमार जी, भ्राता करुणा जी, भ्राता शांतनु जी एवं आज के समारोह को संचालन करने वाली ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला बहन और सभा में उपस्थित मीडिया से संबंधित प्यारे भाई और बहनों, आप सब इतनी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए और लंबे लंबे सफ़र के कष्ट को उठाते हुए बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का विषय हम खास मीडिया वालों के लिए रखा हुआ है, इनर एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया पर्सन्स। ये हमारे जो डायलॉग है उसकी मेन थीम है। एक पुरानी कहावत है मीडिया के बारे में, पेन इज, कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड। मगर आज के युग में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो मीडिया हैज बिकम माइटियर देन एन एटॉमिक बम। और इसकी शक्ति का और भी वर्णन करते हुए एक विचारक ने कहा कि वुमेन कैन मेक ए हाउस एंड आल्सो ब्रेक ए हाउस, बट मीडिया कैन मेक ए कंट्री एंड आल्सो ब्रेक ए कंट्री। अब मीडिया में जबकि पहली अपार शक्ति है, तो आज हम उसके सशक्तिकरण की चर्चा करना कहां तक उपयोगी है। भाई और बहनों, आज जो सशक्तिकरण की बात है वो मीडिया की नहीं है मगर मीडिया पर्सन्स की है। और वो भी सशक्तिकरण कैसा है, उनका इनर एम्पावरमेंट, उनके अंदर जो है उसको अंदरूनी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो अब आप देखें कि वो सशक्तिकरण क्या है। और हर एक मीडिया पर्सन्स को अपनी लाइफ में 3 शक्तियों की जरूरत पड़ती है उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। पहला तो ये है कि मीडिया वालों का जो हापादापी का जीवन, भागदौड़ का जीवन, उसमें वो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनको बर्दाश्त करने की जो शक्ति वो अनिवार्य है। दूसरी बात यह है, कभी कभी मीडिया वालों को ऐसे जोखिम और भयपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके लिए उनके अंदर सामना करने की शक्ति भी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मीडिया पर्सन के सामने एक हमेशा अहम प्रश्न रहता है कि किस बात को कवरेज दें। जब बहुत सी बातें उसके सामने आती हैं तो उस वक्त जरूरत रहती है निर्णय शक्ति की। तो इसलिए उसके इनर एम्पावरमेंट करने के लिए ये 3 शक्तियां उसके अंदर चाहिए, हर एक मीडिया कर्मी के अंदर चाहिए।
दूसरी बात, मीडिया कर्मी जो हैं वो समाज के हितों से भी जुड़े हुए हैं, तो समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी उनके अंदर उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। देखिए, आज जो मीडिया है वो धन के बिना नहीं चल सकता। आज धन जो है वो मीडिया को चलाने के लिए जरूरी नहीं, परंतु बहुत जरूरी है। और मीडिया और जो धन की प्राप्ति है मीडिया को, वो लोगों से होती है अथवा समाज से होती है। इसलिए मीडिया के सामने समाज का हित सर्वप्रिय है, मगर धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि मीडिया जो है वो मीडिया वाणिज्य की ओर बढ़ रहा है। मीडिया एक उद्योग बनता जा रहा है। इसके कारण जो मीडिया के सामने जो समाज का हित है वो कम होता जा रहा है। अगर आज सारे मीडिया को देखें, मीडिया 4 सी पर सीमित होता जा रहा है। मीडिया के 4 सी हैं। एक तो मीडिया क्रिकेट को बहुत महत्व दे रहा है, सुबह से शाम तक क्रिकेट की बात कर रहे हैं। दूसरा, मीडिया सिनेमा की बात कर रहे हैं, सेकंड सी। और तीसरा, मीडिया क्राइम की बात कर रहा है। सारी खबरें क्राइम की और इन चीजों से भरी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और चौथा है, मीडिया सेलिब्रिटीज को महत्व दे रहा है। अब सारा अखबार आप देखेंगे, इन 4 में ज्यादा कवरेज इन 4 चीजों का है। समाज का हित क्या है, समाज के लिए क्या करना है, उसकी ओर ध्यान कम है, क्योंकि उसका झुकाव मीडिया का जो है वो उसके वाणिज्य की ओर बढ़ रहा है। यानी मीडिया एक समय था, मिशन था, फिर प्रोफेशन हुआ, और अब मीडिया जो है वो बिजनेस हो गया है। अब ये बात जो है, हम ये नहीं कहते कि मीडिया कर्मियों को जीवन को चलाने के लिए धन कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, उसके बिना गुजारा भी नहीं, मगर उसका भी संतुलन है, उसका भी बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए समाज का हित और उसका व्यवसाय का हित और समाज का हित, दोनों का संतुलन रखने के लिए मीडिया को इनर पावर की आवश्यकता है। अगर उसके अंदर इनर पावर नहीं है तो मीडिया संतुलन नहीं रख पाएगा। तो आज इस बात की जरूरत है कि मीडिया कर्मियों के अंदर इनर पावर आनी चाहिए। प्रश्न यह है कि इनर से हमारा मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इनर। अब जैसे आदमी बाहर से जो दिखता है उसको हम कहते हैं आउटर पर्सनैलिटी, और एक अंदर से जो है उसको हम कहते हैं इनर पर्सनैलिटी। इसलिए इनर जो है वो क्या चीज है, बाहर से तो आदमी का नाम है, रूप है, रंग है, सब है, मगर उसके अंदर कार्य करने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली वो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है। जैसे कबीर जी ने कहा, नव द्वारों को पिंजरा थामे पंछी पौन, रहने को आश्चर्य नहीं तो गया चंबा कौन। मनुष्य एक पिंजरा है और उसके अंदर एक पंछी रहता है, मगर वो पंछी कैसा है, क्या है,
वो चीज इनर है। पिंजरा बाहरी चीज है, ये शरीर पिंजरा है, मगर इसके इनर जो चीज है और जो उसको सशक्तिकरण करना उसका इनर का जरूरी है। और उस इनर को, उस चेतन शक्ति को, चेतन शक्ति के नाम भिन्न भिन्न हैं, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, मगर वो जो सत्ता है, चेतन सत्ता, उसको ही हम इनर पर्सनैलिटी कहते हैं, इनर सत्ता कहते हैं, अंदरूनी सत्ता कहते हैं। उसको शक्तिकरण कैसे हो उसका? एक तो यह है कि उसको हर शक्ति का सोर्स है। पानी का सोर्स समंदर है, हीट एनर्जी जो है उसका सोर्स सूर्य है, बिजली है उसका सोर्स पावर जनरेशन स्टेशन है। अब आत्मिक शक्ति उसका सोर्स क्या है? आत्मिक शक्ति का सोर्स परमात्मा है। और जब तक आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, तब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आ सकती। भले हम परमात्मा कहें, भले उसका नाम जपते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, मगर उसके अंदर पावर नहीं आ सकती। इसलिए इनर एम्पावरमेंट के लिए वी शुड नो बोथ थिंग्स, सेल्फ एंड गॉड। हमें अपने को भी जानना है और परमात्मा जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको भी जानना है। दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तो परमात्मा है, दूसरा एक सोर्स है जो हम एनर्जी अपने अंदर जनरेट करते हैं। देखो जैसे आज वो पावर स्टेशन से आ रही है, पर बिजली अगर चली जाए तो आपने घरों में, दुकानों पे जनरेटर रखे हुए हैं, यू जनरेट योर ओन एनर्जी। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा की शक्ति तो ठीक है, मगर हम अपने अंदर इनर एम्पावरमेंट के लिए वो शक्ति कैसे जनरेट करें? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। एक ऐतिहासिक घटना है। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए और कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो वो लोग अपने देश से कुछ टुकड़े पत्थर के बड़े बड़े लाए। उन्होंने भारत देश के बारे में सुना था कि इस देश के अंदर बहुत जंगजू कौमें हैं, बहुत शक्तिशाली कौमें हैं। उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो आजकल हॉर्स ग्राउंड है, हॉर्स रेस ग्राउंड है, वहां बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ। हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए और इसके पूर्व सारे देश को सूचना दी गई कि हर जाति का, चाहे राजपूत हों, चाहे गोरखे हों, चाहे सिख हों, मराठे हों, हर जाति वाले अपना एक व्यक्ति प्रतिनिधि चुन करके भेजें जिसको वो समझते हैं कि हमारा जाति का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और उन्होंने उस ग्राउंड के सेंटर में वो पत्थर रखा, एक हथौड़ा था, तो एक हथौड़े से, एक वार से, हथौड़े के एक वार से उस पत्थर को तोड़ना था। तो एक कौम का प्रतिनिधि आया, उसने ट्राई किया, पत्थर नहीं टूटा। वो पत्थर रिप्लेस कर दिया गया, वैसा ही दूसरा पत्थर फिर रखा गया। दूसरा आया, उसने तोड़ने की कोशिश की, हैमर लगाया, नहीं टूटा। तीसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, नौवां, 10वां आते गए, टूटा नहीं। सारे एरिना के अंदर टोटल बड़ा सन्नाटा सा छा गया कि हमारे देश में इतने सशक्त लोग हैं कि आज ये पत्थर नहीं टूट रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, वो भी एक प्रतिनिधि था, वो मैदान में आया। उसने, जो व्यक्ति अंग्रेज खड़ा था, एम्पायर कहो या रेफरी कहो या जो जजमेंट देने वाला था, उसको बोला, भाई साहब मेरे साथ एक व्यक्ति बाहर बैठा है और वो मैं चाहता हूं
कि वो भी यहां आ जाए। उसका नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हथौड़ा आपको उठाना है। नहीं, कहा देखो ना वो पत्थर को टच करेगा ना हथौड़े को टच करेगा, वो केवल मेरे से 5-6 फुट दूरी पर खड़ा रहेगा बस। तो उसने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बुला लो। उन्होंने उस व्यक्ति को बुला लिया। और आपको पता है राजपूतों के जमाने में भाट लोग होते थे, वो प्रतिनिधि राजपूत था और वो व्यक्ति जो आया वो भाट था। जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय में चंद्र बरदाई उसका भाट था। जब उसने भाट लोग जो होते हैं वो एक तो उसकी खानदानी इतिहास को जानते हैं और दूसरा ये है वो कवि होते हैं। तीसरी बात उनकी रहती है कि उनकी आवाज इतनी बुलंद होती है, पहले जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे। जब फौजें लड़ने जाती थीं तो किले के दीवार पर खड़े होके वो बड़ी ऊंची आवाज से वो गाते थे और फौजों के अंदर जोश भर देते थे। तो उसने भाट ने जोर जोर की गाना शुरू किया, तुम्हारे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, तूने इस मां का दूध पिया है, तुमने ये है, बोलता गया। तो वो जो राजपूत प्रतिनिधि था उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई सुनते सुनते, और उसके अंदर उसकी अपनी एनर्जी तो थी, इसको कहते हैं स्यूडो एनर्जी। वो एनर्जी अंदर जनरेट हो गई और उसने उठा के थोड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया। वो एनर्जी कैसे जनरेट हुई? जब उसके अंदर वो मंथन हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है। ऐसे इस ईश्वरीय विद्यालय में आत्मा को बताया जाता है कि आत्मा तू पूर्व में नारंग थी, तू लक्ष्मी थी, तू शक्ति थी, तू पांडव है। जब उसको ये सारी बातें रोजाना बताई जाती हैं तो उसके अंदर आत्म बल पैदा होता है, आत्मिक शक्ति पैदा होती है। इसलिए एक तो परमात्मा से शक्ति होती है, उसको लेते हैं, उसको योग कहते हैं। और एक ये क्योंकि हमारे ईश्वर विद्यालय में डेली हमारे जो रेगुलर मेंबर हैं वो वाणी सुनते हैं और उस वाणी को सुनने से उनके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो और यह आप सब यहां आए हैं, आपको दोनों बातों का अनुभव होगा। एक तो आपको ये सिखाया जाएगा कि योग के द्वारा कैसे आप अपने अंदर इनर पावर कैसे लाएं। दूसरा, विचार मंथन के द्वारा अपने अंदर पावर कैसे आए। इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं जिसका आज उद्घाटन सत्र है, और मैं पुनः आप सब भाई और बहनों का संस्था की ओर से, दादी जी की ओर से और मीडिया विंग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ओम शांति। अब हम कार्यक्रम के मुख्य विषय पर आ रहे हैं। आज का जो विषय है मीडिया कर्मियों का आंतरिक सशक्तिकरण, समय की मांग। और इसके लिए मैं अनुरोध करने जा रही हूं भ्राता करुणा जी को। आप संस्था के संपर्क में 1971 से ही हैं, मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, और यह भी कहा जा सकता है कि आप चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं। हमारे इस संस्था के मीडिया के मुख्य स्पोक्समैन हैं। आप जैसा कि नाम है करुणा जी, वैसा ही आपका कार्य है, व्यवहार है। सभी को बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अब आपसे अनुरोध है, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसकी ओर हमें ले चले। ओम शांति। मंच पर उपस्थित मेरे भाई और बहनों,
सभा में सारे भारतवर्ष से आए हुए मेरे बंधुओं, हम सब जानते हैं अपनी व्यवसाय में हम सभी कितने व्यस्त रहते हैं। कुछ शब्दों में हम रोज कहते हैं आज तक, अब तक, सबसे तेज, 24/7, ये सब हम सब के लेटेस्ट टाइटल्स हैं। पर इन सब बातों से ऊपर उठकर 4000 फीट आप आबू पर्वत पर पधारे हैं। आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में स्थापित करने का उद्देश्य दो बातों की है। एक, कुछ घड़ी के लिए आप अपने जो नित्य जीवन की जो पद्धति है उससे दूर आ सके। दूसरा, अबू पर्वत हमारे शास्त्रों में, पुराणों में तपस्या के लिए गाई हुई है। यहाँ हर स्थान पर आपको ऋषि मुनियों का यादगार मिलेगा। सबसे श्रेष्ठ अपना दिलवाड़ा मंदिर, इस कला के सामने दुनिया में मैंने अभी तक कोई कला नहीं देखी है जो आप सब देखेंगे। हमारे दादी जी ने आप सबको बुलाया। हम लोग तो निमित्त हैं, परंतु असली आपको जो निमंत्रण देने वाले जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका दादी जी है। उनका दिल में क्या है जो मीडिया वालों को आबू पर्वत पर बुला रहे हैं। तो हमारे दादी जी 93 इयर्स के हैं, शायद सबसे ज्यादा विश्व भ्रमण कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मीडिया प्रोफेशन क्या है, हम लोग कितना व्यस्त रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल यही है, भले हम मीडिया वाले इस समय पर प्रोफेशन या इंडस्ट्री के रूप में जी रहे हैं, मिशन नहीं है, परंतु हम ये जानते हैं कि जाने अनजाने मीडिया सारे विश्व को जो चाहे हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, रुला सकते हैं, खुश कर सकते हैं। हम जानते हैं ये भी एक मिशन ही है, परंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि जो पेपर पढ़ने वाले या टेलीविजन देखने वाले, उसके पीछे जो लाखों भाई बहनों की क्या जीवन है, कितना वो अपना रात दिन इसी कार्य में लगे रहते हैं, कितनी टेंशन में रहते हैं, तो हमारे दादी जी ये जानते हैं। तो इसलिए आप सबको यहां बुलाए हैं कि 3 बातों के लिए। पहली बात, जैसे आप यहां आए, आपको यथाशक्ति ऐसी सुविधा आपको देने की प्रयास किए हैं ताकि आप तन
और मन से रिलैक्स हो सके। दूसरी बात, हम लोग अपने व्यवसाय में इतना व्यस्त रहते हैं, शायद ही हम लोगों को कभी समय मिलते हैं अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए। हम दूसरों की रिफ्रेशमेंट जरूर करते हैं, एंटरटेनमेंट जरूर करते हैं, हम सबको यही कहते हैं टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। दूसरों के लिए टाइम है पर अपने लिए टाइम नहीं है। तो यहां जो 2-3 दिन आप रहेंगे, ऐसे कुछ कार्य व्यवहार, सेशंस, डिस्कोर्सेस, डायलॉग्स, सबसे ज्यादा एक ही प्रोफेशन के हैं हम लोग, दिल खोल के एक दो से मिल सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, तो जिससे रिलैक्स के साथ आप रिफ्रेश भी हो सके। क्योंकि हम सोसाइटी में जहां भी हम जाते हैं तो हम अपनी एक आइडेंटिटी को रख के जाते हैं। वी आर फ्रॉम मीडिया। चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम किसी के साथ मिलते नहीं हैं। हम अपनी आइडेंटिटी पहले रखते हैं, उसके बाद। क्यों? क्योंकि वी आर मीडिया। परंतु यहां हम सब एक प्रोफेशन के हैं, इसलिए एक फैमिली होकर के हम रिफ्रेश हो सके, रिलैक्स हो सके, ऐसी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। परंतु हम जानते हैं फिर से वापस हमको अपनी उस व्यवसाय में ही जाना है, तो उसके लिए कुछ शक्ति का एम्पावरमेंट, जिसको हम कहते हैं रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज, कुछ आत्मा के अंदर स्फूर्ति, फिर से हम शक्तिशाली बन सके। क्योंकि सोसाइटी में बहुत इस समय पर जो हमारे भारतवर्ष में विशेष एक शब्द है करप्शन, हर प्रोफेशन के लिए वो एक जैसा कीड़ा हो गया है। कुछ भी होता है तो ये कहते हैं अरे ये तो बिक गए हैं। तो क्या हम मीडिया जो इस भारतवर्ष में एक मिशन के रूप में शुरू किए थे, आज हम हर प्रोफेशन के लिए हम अपने आप को वॉचडॉग कहते हैं, मीडिया से थोड़ा सा सावधान रखते हैं। तो हम अपने प्रोफेशन के लिए कोई अंगुली उठावे, क्योंकि आज तक हम ये कहते हैं हमारे लिए कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं चाहिए, हम अपने आप अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे समय पर हम अंदर से जानते हैं, हमको पानी नहीं पिलाते हैं, हमको क्या पिलाते हैं जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। मैं भी 21 साल डे एंड नाइट इस प्रोफेशन में बिताया हूं। आज भी हर रोज 5 घंटा टेलीविजन मटेरियल इस संस्था की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कार्य में हम सब रहते हुए अपने आप को कैसे, अपनी प्रोफेशन का भी एक एथिक्स को बना रखना कितनी जरूरी है। तो उसके लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से पुनरुत्थान करने की आवश्यकता है। ओनली टीआरपी या सर्कुलेशंस वो केवल हमारा लक्ष्य नहीं है। हो सकता है जिस देश के लिए वो लक्ष्य है, उन सबको हम जानते हैं आज इस समय पर क्या है। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। एक भारत ही है जिनकी संस्कृति हजारों सालों की है। भले सब कुछ हुआ यहां,
परंतु भारत की संस्कृति आज भी यहाँ है और उसकी रक्षा करना हम मीडिया वालों की प्रथम कर्तव्य है। परंतु when we change, the world will change। मीडिया केवल इंफॉर्मेटिव नहीं है, मीडिया स्वयं भी ऐसा है। हम जैसे हैं तो ऐसे दूसरे बनेंगे, पोपट नहीं बनना चाहते हैं हम। तो इसलिए आप यहां आए हैं, फिर से आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके आत्मा के अंदर वो शक्ति फिर से आए। इसके लिए सुबह 4 बजे हम लोग अमृत वेला कहते हैं, तो साधना की आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर आए, उसके लिए योग साधना बहुत सरल रूप से आपको बताया जाएगा। सुबह 6:30 से 8 बजे तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी सुने भी होंगे, शिवानी बहन की जो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, तो वो योग शक्ति हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके बारे में हमारे अनुभवी बहनें आपको योग शिविर भी कराएंगे। और सारे दिन में सब कुछ करते हुए भी 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, या अंतरात्मा की साइलेंस की एक अभ्यास कराया जाएगा, तो जिससे आपका स्वधर्म एक शांति का स्वरूप हो, ताकि हम अपने प्रोफेशन में अपना जलवा दिखा सके, जो हम चाहते हैं वो कर सके, और सर्व आत्माओं को भारतीय संस्कृति का एक पाठ पढ़ा सके। तो ऐसी ये 2-3 दिन के अंदर आप अनुभव करके जाएंगे, ऐसी आशा रखते हुए आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। ओम शांति। हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हुए हमारे मध्य चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी जानकी जी पधार चुकी हैं। हम सभी खड़े होकर तालियों के माध्यम से दादी का अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा बहनों से अनुरोध है, बैजेस और पुष्प गुच्छ के माध्यम से दादी जी का अभिनंदन करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनें और हम सब अपने गड़गड़ाहट के माध्यम से अभिनंदन करते रहेंगे। अब हमारा मंच यूं कहें कंप्लीट हो गया है, सज गया है, और मैं आमंत्रण देने जा रही हूं। हमारे मध्य है मधुर वाणी ग्रुप, सतीश भाई एंड पार्टी, जिसे मैं आमंत्रण देती हूं कि आप अपने सुंदर शब्दों, गीत के माध्यम से हम सबका अभिनंदन स्वागत करें। सरोवर मधुर मनोहर दृश्य नए दिखलाए, परम पिता के घर में प्यारे प्रभु नंदन हैं आए। स्नेह बहुत है आपसे, दादी माँ भी मिलने आई, आज फजा में बहारों ने खुशियाँ ही खुशियाँ बिखराई।
का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का ये शुभागमन, है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, अध्यात्म और मीडिया का ये महामिलन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन। बाहु आप हैं तो कोटि नेत्री आप हैं, हजारों मुख हैं आपके, सर्वत्र आप हैं, रहनुमा है आज के सिखाते हैं चलन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, अध्यात्म और मीडिया का ये महामिलन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन। जिम्मेदारी का प्रभु पहना रहे हैं ताज, मानवीय मूल्यों से महकाना है समाज, ताज पोशी देख खुशनुमा है अंजुमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, अध्यात्म और मीडिया का ये महामिलन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन। संजय यहाँ मिलती दिव्य दृष्टि है, फिर महाभारत की होने वाली पुनरावृत्ति है, लीजिए संजय यहाँ मिलती दिव्य दृष्टि है, फिर महाभारत की होने वाली पुनरावृत्ति है, आए बार बार दादी माँ का ये कथन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, अध्यात्म और मीडिया का ये महामिलन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन, है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन, है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का है शुभागमन।
चाहती हूं, मीडिया का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि हर दिल को प्रभावित करने में मीडिया सक्षम है। और इसके पीछे बिल्कुल साफ शब्दों में अगर कहूं तो पत्रकार होता है। पत्रकार की परिभाषा अगर मैं दूं तो मैं ये कहूंगी कि पत्रकार वो है जो सत्य का दर्पण निर्भीकता से जनता के आगे रख देता है। पत्रकार जिसमें साहस, निर्भीकता, तप, सत्यता जैसे मौलिक गुण विद्यमान होते हैं, तो ऐसे ही इस जगत में ऐसे प्रतिभावान, ऐसे मीडिया जगत से जुड़े हुए एक नामी जानी मानी हस्ती को मैं आमंत्रण देने जा रही हूं, भ्राता वेद प्रकाश वैदिक जी। और आपके बारे में जो मैं जानती हूं, आप राजनीतिक जगत एवं कई हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, भारत, पाक, नेपाल आदि के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, जो मैंने भी पढ़े हैं भास्कर आदि में। अगर मैं आपके बारे में केवल इतना सा कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी से हम प्रभावित हुए, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी से हम प्रभावित हुए। दुनिया जो ग्रंथों में पढ़ती है उसे तुमने साक्षात किया। आगे तुम बढ़ते रहना, चढ़ना उन्नति के शिखर पर, नाम तुम्हारा रहे सदा जन जन के अधर पर। और मैं आपको आमंत्रण देने जा रही हूं भ्राता वेद प्रकाश वैदिक जी को। आदरणीय जानकी दादी जी, भाई ओम प्रकाश जी, मोहिनी जी, चंद्रकला जी, इंदिरा जी और यहाँ विराजमान सभी भाई बहन, मुझे सबसे पहले तो इस बात से बड़ा आनंद होता है कि देश में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो मीडिया के बारे में सोचती है और सोचती नहीं है, इस तरह से सोचती हैं कि वो सचमुच ताकतवर बने। आज तक सारी संगोष्ठियां, सारे सम्मेलन इस दृष्टि से होते रहे कि मीडिया को बाहर से कैसे मजबूत किया जाए, पत्रकारों के वेतन कैसे बढ़ाए जाएं, सुविधाएं कैसी बढ़ाई जाए, सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, उनका लीवरेज मजबूत कैसे हो, न्यायालय के समझो भय से वो मुक्त हों, सरकार के भय से मुक्त हों, संसद के भय से मुक्त हों, मालिकों के भय से मुक्त हों, कैसे उनको ताकतवर बनाया जाए। ये सब बाहरी उपादान हैं, बाहर से कैसे मजबूत बनाना। लेकिन एक संस्था ऐसी भी है भारत में जो कहती है कि पत्रकारों को अंदर से कैसे मजबूत बनाना। जो संस्था ये कहे कि उनको अंदर से मजबूत बनाना, तो ये मान लीजिए कि वो संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है। ये बात केवल एक आध्यात्मिक संस्था ही कर सकती है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, विद्वान हो, समाज सेवी हो, अंदर से कैसे मजबूत बनाना। बाहर से मजबूत बनाने का काम दुनिया की सारी संस्थाएं कर रही हैं और बाहर से मजबूत बनाने के बहुत साधन हैं। पैसा है, सत्ता है, तोप है, गोले हैं, मिसाइल हैं, हवाई जहाज हैं, फौज है, कानून है, संविधान है, अनुशासन है।
न्यायालय है, संसद है, ये सब बाहर से मजबूत बनाने के साधन है। अंदर से मजबूत बनाने का साधन क्या है? यही आज मुख्य प्रश्न इस सम्मेलन का है। और मैं समझता हूं कि सारी मजबूतियों के मुकाबले अंदर की मजबूती सबसे बड़ी मजबूती होती है। अगर अंदर से आदमी मजबूत नहीं है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य ढह जाता है, बड़े से बड़ा पहलवान पटकनी खा जाता है, बड़े से बड़े योद्धा युद्ध हार जाते हैं। अंदर की जीत ही असली जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत कैसे बनाए? भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनेव कारणः बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? बाहर की जंजीरें नहीं है, अंदर का मन है। अगर मन सबल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती। मनुष्य जाति का इतिहास विलक्षण उदाहरणों से भरा पड़ा है। सुकरात के पास क्या था? एक फटेहाल फकीर, पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे, भोजन भी मांग के करता था। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमको जहर दिया जाएगा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो आप देखो, दुनिया का इतना बड़ा आदमी सुकरात अपने शिष्यों से कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आज भोजन के लिए सुबह मांस खाते थे, वो पड़ोसियों से जो मुर्गियां मांग के लाया था, मेरे शिष्यों मुर्गियां वापस कर दे, जो मांग के खाता था। ऐसा सुकरात, जिसके पास कपड़े नहीं, जिसके पास भोजन नहीं, जिसके पास कोई सुविधा नहीं, उस सुकरात ने पूरे यूनान के साम्राज्य को हिला दिया था। कैसे हिलाया था? अंदरूनी सशक्तिकरण था, अंदरूनी ताकत थी, सत्य की, चरित्र की, पांडित्य की, सोच की, दृष्टि की, कल्पना की, एक महान सपने की ताकत सुकरात के पास थी। और सुकरात ही नहीं, अन्य उदाहरण भरे पड़े। हमारे यहां अभिमन्यु, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, वीर हकीकत राय, सरदार भगत सिंह, ये सब कौन लोग थे? ये सब अंदरूनी ताकत वाले लोग थे। गांधी के पास क्या था? एक मामूली किसी गांव के पहलवान को खड़ा कर दे तो वो गांधी जी को चित कर सकता था। ताकत कितनी थी गांधी? कोरा हड्डियों का ढांचा था, एक जोर से धक्का मार दो तो गांधी जी गिर पड़े। लेकिन गांधी जी ने ऐसा धक्का मारा कि ब्रिटिश साम्राज्य गिर पड़ा। काहे के कारण? इसके मूल में क्या था? अंदरूनी ताकत थी। ये अंदरूनी ताकत पत्रकारों को कैसे मिले, इसकी चिंता आपको है ओम प्रकाश भाई। इसलिए मैं आपको बहुत सम्मान देता हूं, महत्व देता हूं। और पत्रकार को अंदरूनी ताकत की जरूरत क्यों है, वो आपको समझाना चाहता हूं। पत्रकार को अब बाहरी ताकत काफी मिल गई है। जब मैं संपादक था तो वेतन 5-10 हज़ार रुपये हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले। अब लाखों का वेतन मिलता है। 5-10 हज़ार रुपये तो जो सबसे छोटा कार्यकर्ता है उसको मिलता है प्रेस में। बाहरी ताकत की बात कर रहा हूं। कानून का उल्लंघन कर दे तो अदालतों में दम नहीं होता है कि पत्रकारों को हथकड़ियां डाल दे। बहुत कम, बहुत कम। किसी बड़े प्रधानमंत्री या मंत्री या राज्यपाल को अगर उखाड़ दे, उछाल दे, तो वो कहता है चुप रहिए, वही बेहतर है, इन पत्रकारों से उलझना ठीक नहीं है और फंस जाएंगे। संसद की अवमानना कर दे तो भी स्पीकर कहता है कि चलो एडमोनिशन कर दिया, आप ठीक है, चेतावनी दे दी, ठीक है,
बहुत कम लोगों को संसद में बुला के लताड़ा गया है। सब डरते, साधारण नागरिक भी डरते हैं। तो हर तरह से पत्रकार बाहर से मजबूत हो गया है। लेकिन इस मजबूती का दुष्परिणाम क्या है? जो ओम प्रकाश भाई जी ने कहा, वो जो 4 उन्होंने बताया ना, कि पत्रकार किसी से डरता ही नहीं है, अपनी आत्मा से भी नहीं डरता है, अपने अंतःकरण से भी नहीं डरता है। तीसरे पेज के नाम पर कुछ भी छापता है, अश्लील, अनर्गल, असत्य, अविवेक को, क्योंकि अंदर से कमजोर है, बाहर से मजबूत है। अंदर से मजबूत होने का मतलब विवेकशीलता, निर्भयता, निष्पक्षता, सुदृढ़ता, समाज के कल्याण की अदम्य इच्छा। अगर वो नहीं है तो आप तो महान शक्तिशाली हैं, किसी का भी नियंत्रण आप पर नहीं है, आप कुछ भी छापे। आज जो हिंदुस्तान के विजुअल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जरूरत से ज़्यादा, मैं उसको आज़ादी नहीं कहता हूँ, स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है, स्वैराचार दिखाई पड़ता है, उसका कारण यही है कि आंतरिक शक्ति मीडिया की घटती जा रही है, आत्मनियंत्रण घटता जा रहा है। इस आत्मनियंत्रण की तरफ आज आपकी ये संगोष्ठी इशारा कर रही है। मीडिया के आगे सब पस्त है, सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजीव गांधी कानून लाए, संसद के एक सदन से पारित भी करवा लिया, मानहानि विरोधी कानून, दूसरे सदन ने उसको गिरा दिया। हिम्मत ही नहीं, कैसे लड़ेंगे आप मीडिया से? तो मीडिया कोई इस समाज का दुश्मन नहीं, इस देश का दुश्मन नहीं। मीडिया वाले उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही देश प्रेमी हैं जितने कि नेता हैं या वकील हैं या जज हैं या दूसरे व्यवसायों के लोग। तो मीडिया को अपना अनुशासन अपने पर स्वयं लागू करना हो, उसको अपनी आचार संहिता खुद बनानी पड़ेगी। मीडिया को कौन बताएगा कि आपकी आचार संहिता ये है? आप तो सबके आचार्य हैं, सबको आचार सिखाते हैं, सब पर नियंत्रण रखते हैं, सबका छिद्रान्वेषण करते हैं, सबका दोष दर्शन करते हैं, सबको मर्यादा बताते हैं। तो आपको मर्यादा कौन बताएगा? मालिक का मालिक कौन होगा? गुरु का गुरु कौन होगा? मीडिया को अपना नियंत्रण स्वयं करना पड़ेगा, अपनी आचार संहिता बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाए? बनाए आध्यात्मिकता से। आपके पास मोटी तनख्वाह है, मोटी कार है, मोटा मकान है, मोटी शराब की बोतल है, मोटे प्रलोभन है, उससे आप ताकतवर नहीं बनने वाले। ये सब फिसल पट्टियां हैं, फिसल पट्टियां हैं। पत्रकारों को इन पे चाह दो, वो चारों कोने चित्त हो जाते हैं। आपको अंदरूनी ताकत बनानी पड़ेगी, अपने मन को अध्यात्म की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अध्यात्म का क्या मतलब है? अधि और आत्मा, आत्मा की शक्ति, वही अध्यात्म है। आत्मा की शक्ति पैदा करना पड़ेगी, और जब आत्मा की शक्ति प्रकट होगी तो आप अनुचित काम क्यों करेंगे? ब्लैकमेल करने की इच्छा आपकी कभी होगी ही नहीं, गलत लोगों को पब्लिसिटी देने की इच्छा होगी ही नहीं, क्राइम को उछालकर अपना सर्कुलेशन बढ़ाने की इच्छा आपकी कभी होगी ही नहीं। आप कभी अपने मीडिया के जरिए ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे समाज का नुकसान हो और आपका फायदा हो। आध्यात्मिक आदमी ये काम कर ही नहीं सकता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दुनिया के सारे धर्मों का ये मूल मंत्र है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो आप दूसरों के लिए मत कीजिए। यह अध्यात्म का मूल है। अगर मीडिया के लोगों में आंतरिक सशक्तिकरण है तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों की हानि होती हो, समाज की हानि होती।
अगर किसी की आलोचना भी करेंगे तो उसके पीछे एक विशाल करुणा होगी कि समाज का सुधार हो। किसी को एक्सपोज भी करेंगे तो उसके पीछे ये भाव होगा कि लोग दुराचरण का अनुकरण न करें, ये दुराचरण जहां हुआ है वहीं बंद हो जाए। तो ऐसा मीडिया बनाने के लिए मीडिया के लोगों को अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। भाई ओम प्रकाश जी ने बात बहुत साफ नहीं की, लेकिन इशारा बहुत साफ दे दिया। उनका ध्यान करो, नहीं योग करो। और योग क्या है? योगश चित्तवृत्ति निरोध। योग की सबसे सरल और सबसे छोटी परिभाषा ये है कि चित्तवृत्ति का निरोध। चित्तवृत्ति गलत मार्ग पर न जाए, कुमार्ग पर न जाए, सदा सतपथ पर चलती रहे। तो योग करो, ध्यान करो। अगर मीडिया के सारे लोगों को ध्यान कंपलसरी हो, अपने अपने दफ्तरों में जाएं सुबह सुबह और एक कहे 15 मिनट ध्यान करो सारे लोग, लेकिन इस देश में कोई ऐसी सरकार तो आनी नहीं, तो उसका भी विरोध होने लगेगा कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अरे संप्रदाय से क्या लेना देना है इसका? ध्यान करोगे, दवा लेना सांप्रदायिकता है क्या? जिस दवा से इलाज होता हो उसका भी कोई मजहब होता है क्या दवाई का? ये दवा है। योग और ध्यान तो दवा है। विदेशों में कितने लोग कर रहे हैं? 2 करोड़ अमेरिकी रोज आसन प्राणायाम करते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि कोई देश में ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए बहुत बड़े पैमाने पर कि करोड़ों लोग ध्यान करें, करोड़ों लोग आसन प्राणायाम करें, करोड़ों लोग चित्तवृत्ति के निरोध का अभ्यास करें। ये बाबा रामदेव मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? वो बिल्कुल हमारे पुत्र की तरह हैं, परम प्रिय हैं, शिष्य हैं। किसी गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे, हमारे ब्रह्मचारी थे, तो रामदेव जी को मैं यही बोलता हूँ कि जो काम दयानंद ने नहीं किया, जो विवेकानंद ने नहीं किया, जो गांधी ने नहीं किया, भाई रामदेव जी नौजवान बंधु आप कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। सारे संसार को योग सिखा रहे हैं। अरे जो योगी होगा वो पाप कैसे करेगा? और योगी होकर अगर पाप करता है तो आप समझना कि कई जन्मों के पाप उसके इकट्ठे हो गए और उसके बाद वो दुराचार कर रहा है। अगर वो योगी है तो दुराचार से स्वतः मुक्त हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, और उस सिस्टम को भी अगर कोई ब्रेक कर रहा है या फिलॉसफिकल लैंग्वेज में कहें तो ट्रांसेंड कर रहा है। 1-2 योगी ऐसे हुए हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, मेरे मित्र भी रहे, देश के बड़े नामी गिरामी लोग, अभिन्न मित्र रहे। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हम लोग कई बार साथ भी रहते थे, उनके बारे में सुना मैंने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्व जन्मों में अनेक पाप किए होंगे उन्होंने घोर, कि योगी होकर भ्रष्ट हो गए। कहते हैं ना योग भ्रष्ट, कि आप योग भ्रष्ट हुए इसलिए आप प्रधानमंत्री बन गए, पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हुए होंगे। तो ऐसा तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कभी कभी होता है। अगर भारत के लोग ध्यान करें, योग करें, अपने उचित अनुचित का रोज लेखा जोखा रखें, तो ये देश ही नहीं सारा संसार अद्भुत बन जाएगा। क्योंकि सत्य का, पवित्रता का लहरा एकदम चित्त पर असर करता है। जैसे माउंट आबू आप आते हैं, अपने आप आनंद होने लगता है। आप ध्यान करो या मत करो, दादी का भाषण सुनो या मत सुनो, ओम प्रकाश जी के पास बैठो या मत बैठो, यहाँ आते से चित्तवृत्ति पवित्र होने लगती है। इसका लहरा होता है। महर्षि महेश योगी मुझसे कहा करते थे हमेशा कि भाई आप करो या मत करो, कोई आपका अनुगमन करे या नहीं करे, अगर आपके चित्त में योग है तो योग तो एटम बम की तरह फैलता है। ये जो अध्यात्म की शक्ति, जो इनर पावर है, ये मेरी राय में एटम बम से भी अधिक पावरफुल होता है। आइडिया, असल चीज आइडिया है। इस सृष्टि से भी बड़ी चीज, एक बिशप बर्कले हुआ, पश्चिम का दार्शनिक। बिशप बर्कले बोला करता था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं नहीं सोचूं तो मैं नहीं। यानी विचार ही सत्य है,
और जो सत्य हम देखते हैं, जो तथ्य हम देखते हैं, वो सत्य नहीं है। विचार और तथ्य, आपको मैं वेद प्रताप वैदिक लगता हूँ, जब तक लगता हूँ तब तक मैं वेद प्रताप वैदिक हूँ, अगर नहीं लगता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं। आपका परसेप्शन क्या है वही तथ्य है। और अगर परसेप्शन बदल जाए, चित्त बदल जाए, आइडिया बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है। ताजमहल संगमरमर का पत्थर का जमीन पे बाद में आया, शाहजहां के दिमाग में वो पहले आया। ये माउंट आबू पे इतनी शानदार व्यवस्था कायम करना, ये कायम हुई, ये बाद में आई, लेकिन दादाजी के दिमाग में वो पहले पैदा हो गई, इन दादियों के दिमाग में वो पहले पैदा हो गई आइडिया। एटम बम बाद में आया, आइंस्टीन के दिमाग में वो पहले पैदा हो गया। तो पत्रकारों के दिमाग में भी एक नई दुनिया का नक्शा, एक नए देश का नक्शा, एक निर्भय समाज का नक्शा, गरीबों की सेवा का नक्शा, सच्चारित्र को बलवान बनाने का नक्शा पहले पैदा होना चाहिए। और वो जज्बा, वो नक्शा कौन पैदा करेगा? वो आप जैसी संस्थाएं करेंगी। मुझे जल्दी जाना है, अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बात और कह के समाप्त करता हूँ कि मीडिया का आंतरिक सशक्तिकरण जितना जरूरी है, उन सबका भी आंतरिक सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है जो मीडिया में स्थान पाना चाहते हैं। उनमें आप हम सब शामिल हैं। मीडिया क्या है? मीडिया चेहरा नहीं है, मीडिया दर्पण है। मीडिया सत्य नहीं है, मीडिया परछाई है। आप जैसे हैं उसका जो प्रोजेक्शन है वो मीडिया है। आप मीडिया के पीछे ज़्यादा मत भागिए। मैं जब नौजवान था तो मुझे बड़ी चिंता हुआ करती थी कि मेरा फोटो फ्रंट पेज पे छपा कि नहीं छपा। हिंदुस्तान के सारे अखबार आज से 40-45 साल पहले महीनों, वर्षों, बरस फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छापा करते थे। संसद में मेरे बारे में लगातार बहस होती रहती थी और प्रधानमंत्री लोग कहा करते थे कि वैदिक जी, आपको हमसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। और मैं प्रधानमंत्रियों से भी ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित रहता था कि रेडियो की जो पहली खबर आ रही है उसमें मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कान लगा के सुनता रहता था। रोज़ सुबह पीएचडी कर रहा था, रिसर्च, वो छोड़ के संसद में गैलरी में बैठा रहता था कि कितने सांसद खड़े होकर मेरी तारीफ में भाषण दे रहे हैं। तब मेरी उम्र 20-21 साल थी। आज से 45 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 44 साल पुरानी। अब इस उम्र में मुझे लगता है व्यर्थ, मैं क्यों भागूं मीडिया के पीछे? क्या ज़रूरत है मुझे? वो फ्रंट पेज पे फोटो, उन दिनों टीवी नया नया चला था, तो किसी के घर में गया, पहली बार मैंने टीवी देखा, एक बक्से में फोटो दिखाई पड़ता है। और वो जो महिला, बुजुर्ग महिला, उस समय वो 85 साल की थी, अब से 40 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 42 साल। वो कहती, देख 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 बेटा तेरा फोटो, टीवी पर फोटो। मैंने कहा मेरा फोटो इस पर कैसे आ गया? बोले आज संसद में तेरे बारे में बहस हुई और संसद बंद हो गई, बहुत झगड़ा हुआ, तो पहली खबर तेरे बारे में। आप सोचो कि मैं कितना एक्साइट हुआ हूँ, कितनी मेरे मन में उत्तेजना हुई होगी। लेकिन अब बिल्कुल नहीं होती। मैं परवाह ही नहीं करता हूँ कि अखबार में मेरे बारे में कोई खबर छपती है कि नहीं छपती है, अपना काम करते जाओ। विचार लिखता हूँ, सैकड़ों अखबार मेरे लेखों को छापते हैं, छापे तो उनकी मर्जी, नहीं छापे तो उनकी मर्जी। मुझे परछाई से मतलब नहीं है, मुझे असलियत से मतलब है। जो मीडिया के पीछे भागते हैं ज़्यादा करके, आप देखा नेता लोग, पत्रकार भ्रष्ट क्यों होते हैं? शराब पिलाना, रिश्वत देना, लालच देना, उनको फंसाना, फिसल पट्टियाँ लगाना, इन नेता लोग करते हैं। वो नेता ये कर करके मानो आप सांसद हो गए, मानो आप मंत्री बन गए, मानो आप प्रधानमंत्री बन गए। वो बन के क्या करेंगे? आप खुद तो बोगस हैं ना। आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने क्या कर लिया? प्रधानमंत्री बन के अपनी जान और दे दी, अपने परिवार के नाम पे और कलंक लगा दिया, आप डूब गए। आप किसी बड़े नेता के बच्चे हैं और आपको रोज पब्लिसिटी मिल रही है, धक्के में आप नेता बन गए, धक्के में आप प्रधानमंत्री बन गए, खुद भी डूबेंगे और देश को भी डूबेंगे। आप एक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, रोज आपके फोटो छप गए अखबार में, रोज टीवी पे आपका भाषण आ गया, आप बोल क्या रहे हैं? आपके बोलने में कुछ दम ही नहीं है। रोज आप टीवी पे आधा घंटा आ गए, उससे क्या हो गया?
अपना विनाश आप स्वयं बुला रहे हैं, क्योंकि आप परछाई के पीछे भाग रहे हैं। परछाई के पीछे भागना बंद कीजिए, सत्य का अनुगमन कीजिए। अपने इस संस्था के लिए भी कहता हूँ कि पवित्रता, सादगी, स्वच्छता, जो भी आपका सिद्धांत है उसको फैलाइए, खूब बढ़ाइए। मीडिया खुद आपके पीछे भागे। शेर भी है, एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि ऐसी कशिश पैदा करो, इकबाल का शेर है कि बंदा बंदे से कहता है इकबाल कि कुछ ऐसी कशिश पैदा करो कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मीडिया आपके पीछे भागे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। वही अपना सशक्तिकरण और साथ में मीडिया का सशक्तिकरण भी है। धन्यवाद, नमस्ते।